ग्रह राशि भाव वगैरह पढ़ लिया है, उसके बाद की ये पढ़ाई है। तो आज मैं बतलाऊंगा कि बेसिक में भी मैंने जो आपको कुंडली का विश्लेषण सिखाया था, तो उसको लेंगे, एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। चूँकि D1 पढ़ना है, षोडश वर्ग कुंडली, जिसको डिविजनल चार्ट, वर्ग चार्ट बोलते हैं, विभाग भी बोलते हैं। षोडश वर्ग कुंडली पे 8 क्लासें होंगी। 8 क्लास के बाद डिविजनल चार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए अनआंसर्ड नहीं रहेगा। षोडश वर्ग कुंडली पराशर जी ने दिया। पराशर जी को भगवान ब्रह्मा से सुनने को मिला था, ये विद्या उन्होंने भगवान ब्रह्मा से ग्रहण की थी, ऐसा वर्णन है बृहद पराशर होरा शास्त्र में। मंत्रे जी के माध्यम से पराशर जी ने इस विद्या को प्रदान किया है मानव जाति को। मंत्रे जी क्वेश्चन करते हैं और पराशर जी जवाब देते हैं। जवाब के सिलसिले में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसे सिखाया, बताया। तो पराशर जी ने षोडश वर्ग कुंडली को बताया। तो ये षोडश वर्ग कुंडली हम पढ़ेंगे, इस पर 8 क्लासें होंगी। और षोडश वर्ग कुंडली को पढ़ने का जो तरीका है वो सेम तरीका है जो तरीका हम लग्न कुंडली को पढ़ने के लिए अपनाते हैं। सार तत्व क्या है कि लग्न कुंडली में जितने रूल अप्लाई होते हैं, जैसे लग्न कुंडली में आपने महादशा को अप्लाई किया, अंतरदशा को किया, प्रत्यंतर दशा को किया, हर प्रकार के योग को किया, दुर्योग को किया, दृष्टिबल को किया, षड्बल को किया, ये सारे रूल एज इट इज अप्लाई होंगे। लेकिन सिर्फ लग्न कुंडली से अगर विश्लेषण किया जाता है तो वह अधूरा होता है ना। अब बेसिक कुंडली में हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 24 क्लास के लिए ही इनवाइट करते हैं। जो सिलेबस देते हैं उस सिलेबस को कवर करने में ही 24 क्लासेस लग जाते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने की इच्छा होती है या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, चाहे अपने लिए हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, या अध्यात्म की प्रकाष्ठा के लिए हो, उद्देश्य कुछ भी हो, तो फिर आगे भी अध्ययन करना उनके लिए ज़रूरी होता है। अभी जब हम कुंडली लेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अष्टक वर्ग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिविजनल चार्ट टू एनालाइज एनी कुंडली। इसके बगैर अधूरा हो जाता है ना। तो आज D1 पढ़ेंगे। D1 लग्न कुंडली है आपका, जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। लग्न कुंडली बहुत अच्छी तरह हम लोग पढ़ाते हैं, बेसिक में भी। किताब में आपको वह राशि लिखा हुआ भी मिलेगा D1, कहीं लग्न कुंडली लिखा मिलेगा, कहीं राशि लिखा मिलेगा डिविजनल चार्ट में। लग्न कुंडली में तो राशि आप जानते ही हैं, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। जहाँ चंद्रमा होता है उसको राशि बोलते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा अगर 9 नंबर में है तो धनु राशि के जातक कहलाएंगे। चंद्रमा अगर 1 नंबर में है तो वे मेष राशि के जातक कहलाएंगे। लेकिन यहाँ डिविजनल चार्ट में D1 को राशि के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें 8 क्लासेस होंगे। डिविजनल चार्ट जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल अभी भी ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई आपके पास आया धन की स्थिति जानने के लिए, कि जीवन में कितना धन कमा पाएंगे, धन की दिक्कत समाप्त होगी या नहीं होगी, यानी धन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम लोग या आप लोग, हम सभी जिन्होंने थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया है, तो वे लग्न कुंडली के 2nd हाउस से प्रेडिक्शन करेंगे, है ना। 2nd हाउस देखेंगे, भाव का स्वामी, भाव का कारक जुपिटर, सबके स्ट्रेंथ को देखते हुए वे प्रेडिक्शन करेंगे कि आपके जीवन में इतना धन आ सकता है या अमुक समय में धन आ सकता है। ये 25% ही सही है, 75% यह अधूरा आंसर है। सिर्फ लग्न कुंडली को देखकर जो प्रेडिक्शन किया जाता है वह सत्य नहीं होता। यही कारण है
कि आज जो दुकान खोलकर एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो उनका सभी प्रेडिक्शन गलत साबित होता है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, अभी एग्जाम्पल लेकर भी हम बताएंगे। वर्ग चार्ट को देखना जरूरी है। धन के लिए, संपत्ति के लिए D2 को देखा जाता है, जिसको होड़ा बोलते हैं, होड़ा कुंडली D2। सिलेबस में भी मैं षोडश वर्ग कुंडली का दे दिया है सिलेबस। अब D2 को देखना पड़ेगा। D2 को भी पढ़ने का तरीका मैं बता दूंगा। इसके बाद अष्टक वर्ग को देखना पड़ेगा। अष्टक वर्ग में 8 वर्ग यानी 7 ग्रह, छाया ग्रह को इसमें नहीं लिया गया है, और एक लग्न, ये 8 मिलके अष्टक वर्ग का निर्माण करते हैं। टोटल इसमें 337 अंक होते हैं। 337 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से, 12 भाव हैं, तो एक हाउस में एवरेज 28 पॉइंट आते हैं। 28 to 32 जिस हाउस में अंक आए हुए होते हैं अष्टक वर्ग में, तो वह हाउस अच्छा माना जाता है। और 32 से अगर ज़्यादा अंक है अष्टक वर्ग में, तो वह एक्सीलेंट माना जाता है। अब सेकेंड हाउस की स्थिति खराब है। लग्न कुंडली से आपने देखा कि सेकेंड लॉर्ड पावरफुल नहीं है, 6-8-12 में जाकर बैठ गया है, या सेकेंड हाउस पे एनिमिकल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन अष्टक वर्ग में सेकेंड हाउस में 28 से अधिक अंक आए हुए हैं, और यदि 32 से अधिक अंक आए हुए हैं तो वह हाउस पावरफुल हो जाएगा, यानी वह सेकेंड लॉर्ड की कमी को पूरा कर देगा। उसी प्रकार डिविजनल चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में है सेकेंड लॉर्ड, बहुत धन देगा। तो इस प्रकार डिविजनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब आपके पास को सबसे अधिक क्वेश्चन आता है जब आप प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, तो सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे आपके पास कैरियर से रिलेटेड। गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है, प्राइवेट सेक्टर में लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छे प्रोफाइल मेंटेन करने वाले हैं, बहुत अच्छी डिग्रियां उनके पास है, MBA IITN हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, टारगेट का बर्डन, काम का बर्डन, परेशान होते हैं। प्रेशर में आकर जॉब छोड़ देते, या गलत बॉस मिल गया, अननेसेसरली वह प्रेशराइज कर रहा है, जॉब छोड़ देते। तो प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास आएगा। नौकरी कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा, शांतिपूर्ण जीवन कब बनेगा, कैरियर कब स्मूथ चलेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो कम पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर जो थोड़ा सा पढ़ाई किया है, वह सिर्फ 10th हाउस को देख के बता देगा, क्योंकि कैरियर का होता है। अगेन इट इज ए रॉन्ग रिप्लाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि हर का एक वर्ग चार्ट है। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने दिया, D10 को देखना पड़ेगा, दशमांश कुंडली को। दशमांश कुंडली को देखे बगैर कैरियर से रिलेटेड जो भी हम प्रेडिक्शन करेंगे, जो भी रिप्लाई देंगे, वो अधूरा होगा, असत्य होगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार फिर अष्टक वर्ग को भी देखना पड़ेगा। 10th लॉर्ड अष्टक वर्ग में उसकी क्या स्थिति है, या 10th हाउस में अष्टक वर्ग में कितने अंक आए हुए हैं, है ना। तो अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक जस्ट हम झलक दे रहे हैं, सब बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और मेरी आदत है कि हर चीज़ मैं लिख कर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो बातें सिर्फ बोली जाती है, वो आधी बातें दिमाग से निकल जाती, दूसरे कान से वो निकल जाता। जो लिख के पढ़ाया जाता है तो वह मस्तिष्क पटल पे अंकित हो जाता है, जैसे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, ये बोर्ड पे अंकित हो रहा है। हर चीज़ मैं अच्छी तरह लिख कर एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा। स्टडी मटेरियल भी आपको सफिशिएंट भेज दूंगा, यानी 3 महीना क्या 3 साल में भी वो समाप्त नहीं होगा, इतना मटेरियल भेज दूंगा आपको। बुक भी आपको लिखा दूंगा, आप परचेज भी कर सकते हैं।
और कुछ बुक मेरे पास जो अच्छे बुक हैं ई बुक फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, पढ़िएगा। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, सिलेबस जैसे आपके पास भेजा गया है वो सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डे जो पढ़ाई होना है आप पढ़ कर आइएगा, तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। यानी 3 महीने में ही इतना ज़्यादा अच्छा ज्ञान आप अर्जित कर लेंगे कि एक आम स्टूडेंट 3 साल में करता होगा। पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका यह है कि जो मैंने पढ़ाया आपको घर पर एक बार ज़रूर उसको रिवाइज करें। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया करूँगा। ऑफलाइन में तो ये सुविधा नहीं थी, रिकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को नहीं दे पाते थे, लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा है। हम जो आपको पढ़ाते हैं वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगले दिन हम इस रिकॉर्डिंग को आपके पास भेज देंगे जैसे यह तैयार हो जाएगा। 12 बजे के पहले जनरली हम रिकॉर्डिंग भेज देते हैं 99% केस में। रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिए, जो हमने स्टडी मटेरियल उस टॉपिक से रिलेटेड आपको भेज दिया है उसको पढ़िए, अपना नोट तैयार करिए। जहाँ दिक्कत रह जाए अगले दिन क्लास में पूछ लीजिए फिर से। पहले खुद कोशिश करिए रिकॉर्डिंग को 1 बार 2 बार सुनने का, फिर भी आपको दिक्कत रह जाए तो यू आर वेलकम टू आस्क ऑल क्वेश्चंस। हेजिटेशन नहीं करना है, ज़रूर पूछिएगा, हम फिर से उसको बताएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि 24 क्लासेस हैं, 1.5 घंटे का समय है, इसी में आपको बेस्ट ज्ञान लेना है। और मेरा कर्तव्य है या इट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिवाइन कि बेस्ट ज्ञान मैंने आपको देना है। इधर उधर की बातों में या एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करके अगर उसमें समय लगाएंगे नुकसान होगा। तो ध्यान रखिएगा, यू ऑल आर इंटेलेक्चुअल, और इस विद्या में आ गए तो इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन। उनकी इच्छा के बगैर, उनकी आज्ञा के बगैर, उनके द्वारा प्रदत्त विद्या को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। शास्त्र भी कहता है ईश्वर की अनुकंपा के बगैर या गुरु की कृपा के बगैर कोई श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर संसार में नहीं बन सकता है। तो उनका अनुग्रह है, उनकी कृपा है, उनकी आज्ञा है कि आप सभी उनके विद्या को अपनाएं, अपना जीवन भी प्रकाशित करें और आपके प्रकाश से समाज, राष्ट्र सब प्रकाशित हो। डिविजनल चार्ट के बाद अष्टक वर्ग है, उस पे 4 क्लासेस हैं, ये 12 हो गया। मैरिज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैरिज से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने सिलेबस भेजा है वह कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके लिए अनआंसर्ड नहीं रहे। यह स्थिति जीवन में नहीं आए कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और आप रिप्लाई नहीं दे पाए। उस फिक्स क्लासेस में अगर वह टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तो 24 के बदले 26 क्लासें हो जाएंगी, चिंता नहीं करना है। उसके बाद एक क्लास इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पे होंगे। ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला हैं जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत ही माइन्यूट है और स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाते और उसका अति इम्पोर्टेंस है। वो बताऊंगा एक क्लास में जितना ज़्यादा हो सके, 25, 30, 40 जितना कवर हो जाए। और लास्ट क्लास होगा जो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो इसमें कोई शक कोई नहीं कर सकता है। उसी प्रकार उस प्रकार के योग अगर कुंडली में पाए गए तो वो घटित होके ही रहेगा, चाहे वो अच्छे योग हों या बुरे योग हैं। तो एक दिन उस पर भी क्लास लेंगे। हालांकि ये सब टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्लासेस उस पर लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लास मैंने नहीं रखा है, स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे।
इसलिए हम 24 क्लासेस के लिए ही इनवाइट करते हैं। प्रभु जिसके दिल में जागृति भरेंगे, जिज्ञासा भरेंगे, अपना आशीर्वाद अनुकंपा बनाएंगे, तो फिर आगे भी क्लास का इनविटेशन हम भेजेंगे, आइएगा, बाकी चीज़ फिर सीखते रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल कुंडली D1 लग्न कुंडली ही है। थोड़ा सा अंतर भी आपको पता चलेगा कि बेसिक में जो आपने कुंडली विश्लेषण पढ़ा था, एडवांस में वो कैसे डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट नहीं होता, कुछ ऐड ऑन हो जाता है और उसका विश्लेषण थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसकी चर्चा विशेष नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने अष्टक वर्ग या डिविजनल चार्ट पढ़ाया नहीं है। दोनों पढ़ाने के बाद फिर इसको इंक्लूड करके एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे चार्ट का एग्जाम्पल भी लेंगे, बहुत सारी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेगा किसी भी कुंडली का एनालिसिस करने में। एक चार्ट लेते हैं। देखिए, इस कुंडली का अगर विश्लेषण करने के लिए एक बेसिक के स्टूडेंट को कहा जाए, जिन्होंने डिविजनल चार्ट नहीं पढ़ा, अष्टक वर्ग नहीं पढ़ा, उसको कैसे डिफाइन करते, कैसे विश्लेषण करते। हम लोग भी वैसे ही सिखाते हैं, क्योंकि 24 क्लासेस जो बेसिक का होता है उसमें अष्टक वर्ग या डिविजनल चार्ट का स्थान नहीं आता, क्योंकि ये सब मिलके तो 24 के बदले 48 क्लासेस कर देंगे और यह उनसे आगे का पढ़ाई है। कैसे करते मैं बताता हूँ, और अष्टक वर्ग डिविजनल चार्ट आ जाने पर क्या बदलाव आता है। ये लग्न कुंडली है, आपका D1 है। डिविजनल चार्ट में सबसे पहले D1 ही पढ़ना है, उसके बाद D2 हो रहा है, D3 दृष्कान है, सब बताऊंगा, D7 सप्तांश है, सारा चीज़ बताऊंगा। अच्छा, और नोट डाउन भी करते चलिए। किसी भी हाउस का विश्लेषण हम करेंगे, उसमें भाव का स्वामी, भाव का कारक नोट डाउन करिए।
इसको भाव बोलते, हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये सभी आप जानते हैं। इंग्लिश में हाउस बोलते, हिंदी में भाव या घर बोलते। दूसरा भाव का स्वामी, यानी इस हाउस का स्वामी, इसको देखते। फिर हर हाउस का एक कारक होता है। फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है, सेकंड का बृहस्पति है, थर्ड हाउस का मंगल है, फोर्थ हाउस का मरकरी, मून, फिफ्थ हाउस का जुपिटर, छठे घर का मंगल और शनि, सेवेंथ हाउस का वीनस, एट्थ हाउस का शनि, नाइन्थ हाउस का जुपिटर, टेंथ हाउस में किसी किसी किताब में लिखा मिलेगा आपको एक्सेप्ट वीनस ऑल आर कारकाज, लेकिन मेन 4 है जुपिटर, मरकरी, सूर्य, शनि। 11th का अगेन जुपिटर और इसका शनि। ये कारक आप सभी को याद होगा, जिनको याद नहीं है व्हाट्सएप करिएगा ग्रुप में, मैं सेंड कर दूंगा। क्योंकि ये सब विश्लेषण की जान है, यानी इसके बगैर किसी भी हाउस का विश्लेषण नहीं हो सकता। अब आपको फर्स्ट हाउस का एनालिसिस करना है। फर्स्ट हाउस से क्या क्या देखते हैं आप सभी को पता है। हेल्थ है, सबसे पहले हेल्थ आता है। हम खुद हैं, तनुभाव है, यानी किसी जातक के विषय में कुछ भी जानना है लग्न से जानते हैं। तो जातक का लग्न कितना पावरफुल है, यह क्या फल देगा जातक के जीवन में, तो हाउस का एनालिसिस करेंगे पहले। अब हाउस में जुपिटर उच्च का होकर बैठा हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। जुपिटर केंद्र में जब उच्च के या अपनी राशि के होते हैं तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, जो एक महानतम राजयोग है। महानतम राजयोग में पंच महापुरुष राजयोग का स्थान ऊपर है। तो ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना दिया जुपिटर, तो ये लग्न को अति पावरफुल बना दिया। इसके पीछे रीजन क्या होता है, शास्त्र कहता है कि यदि लग्न में जुपिटर है तो वह कुंडली के 1.25 लाख दोष को दूर कर देता है। काउंट तो नहीं कर पाएंगे, हमने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया। अब जिन्होंने लिखा होगा उन्होंने किया होगा, क्योंकि जिन्होंने लिखा है तो उनके चरण के धूलि के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। 1.25 लाख योग तो हम लोगों को मालूम भी नहीं है। उन्होंने लिखा कि 1.25 लाख दोष दूर कर देता है। लॉजिक में थोड़ा सा बता देता हूं, इसके पीछे रीजन क्या था या क्या है। जुपिटर कुंडली में 5 हाउस का कारक है। जैसे हाउस के लॉर्ड का इंपॉर्टेंस होता है, या हाउस को प्रभावित करने वाले जो भी ग्रह हैं, युति से, दृष्टि से, जैसे भी प्रभावित कर रहे हों, कारक का भी प्रभाव होता। तो बगैर कारक के किसी भी हाउस का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। जैसे हाउस लॉर्ड के बगैर नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हाउस के कारक के बगैर उस हाउस का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। अब जुपिटर कुंडली में 5 हाउस का कारक है। सेकंड हाउस धन का है, परिवार का है, वाणी का है, कुटुंब का है। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड की स्थिति अगर खराब भी है और सेकंड हाउस का कारक जो जुपिटर है वह पावरफुल है, तो अपनी ताकत से सेकंड हाउस का वह एवरेज सुख जरूर दे देगा। एवरेज सुख मीन्स 50%, 60% एंड एबव तो तभी मिलेगा जब हाउस का लॉर्ड और हाउस भी कोऑपरेट करे। अगर वह कोऑपरेट नहीं करता है तो कारक 100% या डिस्टिंक्शन मार्क्स अकेला नहीं दे सकता है। 5th हाउस का कारक है। अब जुपिटर की कृपा से किसी की वाणी अच्छी हुई,
अब जुपिटर के पास अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, ज्ञान है, अच्छा आचरण है। तो जिस जातक में इस प्रकार का गुण है, तो यह गुण ही जीवन में उसको एक यानी ऊंचाई पे ले के जाएगा। तो जुपिटर अपनी ताकत से दिला दिया, भले ही सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड नहीं दिला पा रहा हो। फिफ्थ हाउस का कारक है। अब फिफ्थ हाउस हमारा पूर्व पुण्य है, यानी इस जीवन में आने के पहले यह आत्मा जिस जीवन में जो भी कर्म किया है उसका अच्छा या बुरा फल भोगने के लिए जो यह मुझे जीवन मिला, यानी इस आत्मा को यह शरीर मिला, तो पूर्व पुण्य आपका फिफ्थ हाउस है, आपका संतान है, आपका एजुकेशन है, और इस सभी का कारक जुपिटर है। अगर जुपिटर कुंडली में पावरफुल है तो फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड अगर जातक को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं भी कर रहा है तो यह कारक अपनी ताकत से फिफ्थ हाउस का एवरेज सुख दिला देगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है कारक का। यानी फिफ्थ लॉर्ड अस्त हो गया है, संतान को डिनाई कर रहा है, जुपिटर पावरफुल है, इसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आते ही अपनी ताकत से यह संतान दिला देगा। ये अलग बात है कि फिफ्थ लॉर्ड अगर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो कारक अकेला पुत्र संतान नहीं दिला पाता। पुत्र संतान किसी को हो, इसके लिए फिफ्थ लॉर्ड को भी कुछ न कुछ अपना अंक देना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस को भी कुछ न कुछ अपना अंक देना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर अपनी ताकत से संतान जरूर दिला देगा। अब सामान्य किताब में आप लिखा पढ़ेंगे कि पति का कारक जुपिटर है ना। अब महिलाओं के लिए जुपिटर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। हालांकि कलत्र कारक वीनस को कहा गया है, लेकिन सिर्फ वीनस से बात नहीं बनती है। जुपिटर ऑलराउंडर प्लैनेट होता है। अगर यह पावरफुल है तो अपनी ताकत से यह कलत्र सुख भी दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ हाउस का कारक है, भाग है आपका। जो भाग बली आदमी है तो दूसरे ग्रह कोऑपरेट नहीं भी कर रहे हो तो भाग्य की ताकत से वह सफलता प्राप्त कर लेता है। टेंथ हाउस का कारक है, यानी जुपिटर के आशीर्वाद के बगैर कोई आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। इंजीनियरिंग क्वालिफाई करवा देगा कोई भी ग्रह जो महादशा में आया हुआ है, लेकिन टॉप क्लास की एकेडमी जुपिटर की कृपा के बगैर नहीं मिल सकता। एमबीए क्वालिफाई दूसरे ग्रह करा देंगे, लेकिन आईआईएम या जो भी है टॉप क्लास का एमबीए का इंस्टीट्यूशन, उसमें एडमिशन नहीं हो सकता है। इसका स्वामित्व जुपिटर के पास है। अब टेंथ हाउस का भी कारक यह बन के बैठा हुआ है। अब जुपिटर पावरफुल है तो टेंथ लॉर्ड में कमी के कारण या टेंथ हाउस में कमी के कारण उसके कैरियर में अनस्टेबिलिटी जरूर आएगी। हो सकता है कभी उसको बिना नौकरी के भी रहना पड़े, लेकिन जुपिटर अपनी ताकत से फिर उसको नौकरी दिलवा देगा या व्यापार में मुनाफा दिला देगा, एस्टेब्लिश व्यापार दिला देगा। ये जुपिटर है। 11th हाउस का कारक बन के बैठा हुआ है। जो भी हम इच्छा करते हैं दिल में, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं या श्रेष्ठ जनों से जो भी हमें सहयोग मिलता है, इस सभी का कारक जुपिटर है। जुपिटर अगर कमजोर है तो समाज में जो श्रेष्ठ जन हैं वे आपको सम्मान नहीं करेंगे, उनका कोऑपरेशन आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप में योग्यता जितनी ज़्यादा हो। ये कारक का इंपॉर्टेंस होता है ना। इसी प्रकार जिस भाव का जो भी कारक है आप याद करिए, बिना इसके कुंडली का विश्लेषण नहीं होगा। अब फर्स्ट हाउस से हम जातक का स्वास्थ्य भी देखते हैं। जुपिटर अपनी ताकत से फर्स्ट हाउस को बहुत पावरफुल बना रहा है।
ये जातक को अच्छा स्वास्थ्य देगा। इसके 5वीं दृष्टि संतान भाव पे है, इसको भी प्रकाशित करेगा। जुपिटर की दृष्टि में गंगा जल कहा जाता है, अमृत कहा जाता है। जिस हाउस को देख लेता है उस हाउस को खुशहाल बना देता। यानी किसी दुर्योग पे भी दृष्टि पड़ रही है, जैसे इस कुंडली में शनि राहु दुर्योग बना के बैठे हैं, अगर इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाती तो यह दुर्योग की जो मारक क्षमता है वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता। यानी मिनिमम 50% उसकी मारक क्षमता को जुपिटर समाप्त कर देता। 100% बेनिफिक प्लानेट होता है। 9 दृष्टि को ही बढ़िया कर रहा है। तो फर्स्ट हाउस का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले भाव देखते हैं, यानी हाउस। जुपिटर बैठ के हाउस को अच्छा अंक दे रहा है। भाव का स्वामी यानी इसका लॉर्ड चंद्रमा 2nd हाउस में अति कमजोर स्थिति में है। राहु के साथ ग्रहण दोष बना के बैठा है। चंद्रमा और शनि के साथ ये 20 योग बनाकर बैठा हुआ है। यानी 2nd हाउस का जब प्रेडिक्शन करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह। तो भाव का स्वामी कमजोर हो गया, यानी एक अंग कमजोर हो गया भाव का स्वामी। भाव का कारक यानी फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य होता है। सूर्य 6ठे घर में है। हालांकि 3, 6, 10, 11 जो उपचय स्थान है उसमें पापी प्लानेट, क्रूर प्लानेट अच्छे माने जाते हैं। अब इस पे दृष्टि भी देखना पड़ेगा। राहु की 5वीं दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ गई, यानी सूर्य को सबसे ज़्यादा नुकसान राहु पहुंचाता है। राहु की दृष्टि होने के कारण सूर्य कमजोर हो गया, तो फर्स्ट हाउस का कारक कमजोर हो गया। स्वास्थ्य की अगर बात करें, जो फर्स्ट हाउस से देखते हैं वो मध्यम रहेगा। मध्यम इसीलिए रहेगा कि जुपिटर सिर्फ कोऑपरेट कर रहा है, और यह भी जुपिटर यानी इसमें 9th हाउस का भी गुण है, 6ठे घर का भी गुण लेकर यह बैठा हुआ है। यानी रोग, ऋण, शत्रु का स्वामी होकर यह जातक में समाहित हो गया है। स्वास्थ्य अव्वल दर्जे का नहीं रहेगा। मान सम्मान जुपिटर दिलाएगा, लेकिन जो स्वामी है, जो कारक है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता हूं आपको कि एडवांस की पढ़ाई जिसने की है उसके प्रेडिक्शन में, और जो साधारण पढ़ाई किया है जिसमें 90% एस्ट्रोलॉजर हैं। हम लोग प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत पुराने हो गए, अब तो बूढ़ा हो गया मैं। बहुत प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, टच में भी रहते हैं। समस्याएं आती है तो पूछते भी हैं। खुले दिल से मदद करने की हम जैसे लोग कोशिश करते हैं। अब यहाँ क्या है कि हमने सिर्फ भाव का स्वामी, भाव के कारक में इन 3 चीज़ों को लिया। बात यहाँ समाप्त नहीं होता है ना। अष्टक वर्ग को भी देखना पड़ेगा। अब अष्टक वर्ग से डिफिनीशन कैसे बदल जाएगा। अब लग्न में अभी मैंने आपको बताया कि अष्टक वर्ग में टोटल 337 अंक होते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो 28 आता है। जब अष्टक वर्ग आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, अच्छी तरह लिख के पढ़ाऊँगा, परेशान नहीं होना है। सिर्फ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर अष्टक वर्ग में मान लेते हैं कि यहाँ 35 अंक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कई बार कुंडली दिखाए हैं, तो जो ऑनलाइन हमने कुंडली जिनकी देखी है, तो मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ लिख कर भेज देता हूँ।
लग्न कुंडली बनाता हूँ, 2 ही चार्ट एक पेज पे बनाना होता है, नमाज कुंडली। क्वेश्चन उनसे पहले पूछना पड़ता है इसीलिए कि उससे रिलेटेड डिविजनल चार्ट का अध्ययन करना पड़ता है। जो अपना प्रश्न पहले मुझे नहीं बताएंगे तो मैं बहुत अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। अब 16 कुंडली तो मैं देखूंगा नहीं। अब 2 से ज़्यादा क्वेश्चन जनरली नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि 3 से अगर अधिक क्वेश्चन आपसे आकर कोई करता है तो यह प्रेडिक्शन है कि उसके कोई काम अभी नहीं बनने वाले हैं और वह बिल्कुल कंफ्यूज व्यक्ति है, मानसिक रूप से अधिक परेशान चल रहा है और यह परेशानी अभी लंबी चलेगी। लंबी में मिनिमम 6 महीना होता है। जनरली 99% केस में 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3। जितना क्वेश्चन उन्होंने किया उससे रिलेटेड डिविजनल चार्ट देखते। शादी से रिलेटेड है तो D9 देख लेते, धन से रिलेटेड है D2 भी देख लेते, माता पिता से रिलेटेड है, गाड़ी से रिलेटेड है D16 देख लेते, D12 देख लेते माता पिता के लिए। तो इस प्रकार डिविजनल चार्ट का अध्ययन करके फिर फाइनल प्रेडिक्शन मन में बनाते या उनको बताते और उसी के अनुसार हम रेमेडी लिखते। कुंडली जो कहती है उसी के अनुसार उसको रेमेडी दिया जाता है। सूरज को जल देना है तो हल्दी पाउडर डालकर देना है, रौली डालकर देना है, अक्षत डालकर देना है, यह कुंडली बताती है ना। तो उस अनुसार उनको हम रेमेडी देते। तो डिविजनल चार्ट का अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि डिविजनल चार्ट ही माइन्यूट प्रेडिक्शन करेगा। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, आगे भी अभी देंगे। तो अष्टक वर्ग में मान लेते हैं कि यहाँ 35 अंक है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अष्टक वर्ग जब पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरह बोर्ड पे लिख के आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, चिंता नहीं करना है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि अष्टक वर्ग तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। अभी सिर्फ D1 की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि सबसे पहले D1 पढ़ना है आपको। और जैसे D1 पढ़ते हैं यानी लग्न कुंडली, वैसे ही षोडश वर्ग कुंडली पढ़ते हैं। इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरह समझना जरूरी है, बहुत अच्छी तरह समझिए। D1 पढ़ने आ गया तो हर वर्ग चार्ट से रिलेटेड कुछ विशेष रूल हैं जो मैं बताऊंगा, और हर चार्ट को आप बहुत अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ 35 नंबर है। अच्छा, एक चीज अधूरा रह गया, तो रेड कलम से हम अष्टक वर्ग में उस हाउस में कितना अंक आया हुआ है यह भी लिखते हैं, क्योंकि उसके बगैर प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। उसको भी देखा जाता है। रेड कलम से इसलिए लिखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस पता चले ना। अब ये अभी ब्लैक से लिखा, इसको भी ब्लैक से लिखा, इसको भी, तो फिर हचर पचर हो जाएगा, दूर से झलकना चाहिए, तो उसको रेड से लिखते हैं। अब मान लीजिए कि अष्टक वर्ग में फर्स्ट हाउस में 35 अंक आया हुआ है। अब डिफिनीशन इसका बदल गया, यानी सूर्य जो कॉपरेट नहीं कर रहा था स्वास्थ्य में, उसमें कमी आ गई, अष्टक वर्ग ने सपोर्ट कर दिया। एग्जाम्पल इस रूप में ले सकते हैं कि जैसे 90% लोग समाज में ना जितना खर्च है उतना ही कमा पा रहे हैं। 90% लोग, बचत होता नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे बहुत बढ़ गए। पहले परिवार में एक लोग कमाते थे, पूरा परिवार सुखीपूर्वक खाता था। जैसे हम लोग भी, हम 3 भाई हैं, 3 बहन हैं, एक हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले, खूब बढ़िया परिवार चला। और आज क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो या गांव हो, वाइफ हस्बैंड दोनों कमाते, बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेते, वे भी कमाने लग जाते, फिर भी हाथ टाइट रहता है। महंगाई बड़ी बढ़ गई।
पैसा कुछ लोगों के हाथों में ही सिमट के चला गया। बहुत सारे दोष हैं, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ डिफिनीशन बदल गया। अब अष्टक वर्ग में 35 नंबर होने के कारण लग्न बहुत बली हो गया। लग्न के बली हो जाने के कारण यानी जुपिटर जितना सपोर्ट कर रहा था, एक और उसके साथ समझिए कि आपका मित्र आ गया, वह सपोर्ट करने लग गया, आपकी ताकत और डबल हो गई। जैसे नौकरी किसी महीने चली गई, सैलरी नहीं आई, लेकिन रेंट से आ गया पैसा, कहीं से बोनस आ गया, काम चल गया आपका। या बैंक में आपका पैसा था, आपने निकाल के यूज किया कोरोना काल में। कोरोना में जो व्यापार आधा हो गया था या सैलरी आधी हो गई थी, बैंक में आपने 10-20 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे थे, उससे निकाल के काम चल रहा था, परेशानी से आप बच गए। अष्टक वर्ग एक सपोर्ट की तरह खड़ा हो गया। अब अष्टक वर्ग ने कहा कि हम फर्स्ट हाउस को पावरफुल करेंगे, इसीलिए फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हर प्रकार के कारक तत्वों की शुभता में वृद्धि हो गई। ये अष्टक वर्ग का सपोर्ट है। हर वर्ग का 12 हाउस में अष्टक वर्ग का विश्लेषण पढ़ेंगे, 9 ग्रह का पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट हाउस की जो कमी थी अपनी ताकत से ये पूरा कर दिया। इसके जस्ट विपरीत 18 से जिसमें कम अंक आता है, यानी एवरेज 28 है, 28 से जितना अधिक उतना अच्छा, 28 से कमता जितना कम उतना कमजोर हाउस। अगर यहां 35 के बदले सिर्फ 18 अंक होता तो ये हाउस कमजोर हो गया। जैसे आपने थोड़ा समझने की भाषा में आपको बता रहा हूं, ये शास्त्रगत नहीं है। षडबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, स्थान बल, दिशा बल, काल बल, दृष्टि बल, सब पढ़ा है ना। तो जैसे षडबल बल को बढ़ाता है किसी ग्रह को, तो उससे भी अधिक अष्टक वर्ग बढ़ाता है। अष्टक वर्ग हाउस की ताकत को भी बढ़ा देता, ग्रह की ताकत को भी बढ़ा देता। जैसे यहाँ अधिक अंक है तो इस हाउस की ताकत बढ़ गई, और इस हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनकी ताकत भी बढ़ गई। जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न में अष्टक वर्ग में अच्छे अंक है, तो जुपिटर की शुभता में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। उसी प्रकार गोचर में भ्रमण करता हुआ अगर कोई ग्रह कर्क राशि से ट्रांजिट कर रहा है और कर्क राशि में अष्टक वर्ग में कम अंक हैं, तो वह गोचर का ग्रह अच्छा फल नहीं देगा। शनि की 7.5 में भी ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि शनि की 7.5 में एक राजा भी रंक हो जाता है, रोग उसे पकड़ लेते, परिवार से बिखर जाता, समाज से बिखर जाता, नौकरी चली जाती, व्यापार में नुकसान हो जाता, मानहानि हो जाती। 7.5 साल का पीरियड होता है। हालांकि 7.5 साल का पीरियड एक समान नहीं बीतता, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं जो मैंने पढ़ाया है, आप सभी जानते हैं। शनि मित्र राशि में है, अपनी राशि में है, उच्च का है, अच्छा फल देता है। शनि की 7.5 अच्छी गुजर जाती है, अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, शनि की 7.5 हार्म नहीं करेगा। उसी प्रकार शनि जिस हाउस में गोचर कर रहा है, जैसे अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो 3 राशि को अभी 7.5 लगी हुई है। शनि जहाँ होते हैं, अगर वह राशि है, मान लेते हैं कि शनि यहाँ है
तो जिसकी राशि धनु है, जिसकी राशि मकर है, जिसकी राशि कुंभ है, इन तीनों को 7.5 लगी हुई है। अब शनि अपनी राशि में है तो अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे। 7.5 के कारण उसके जीवन में संघर्ष आएगा। पाया वगैरह भी देखते, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, अष्टक वर्ग की चर्चा करते। तो शनि अभी यहाँ है और किसी की कुंडली में अष्टक वर्ग में यहाँ बहुत अच्छे अंक हैं, 32 से अधिक अंक हैं, यानी 28 से अधिक तो जरूर हैं। जितना अधिक है शनि की मारक क्षमता को वह उतना मिनिमाइज कर देगा। और अष्टक वर्ग में अगर बहुत कम अंक है, जहाँ शनि अभी गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, तो अपनी राशि का होते हुए भी वे जातक को अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। एक पिलर कमजोर हो गया, 4 पिलर पे जैसे यह टेबल टिका हुआ है, टेबल एक टेबल टूट गया तो वह कमजोर है, टेबल कभी भी गिर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस है अष्टक वर्ग का, जो आप अच्छी तरह आगे पढ़ेंगे। वर्ग चार्ट का भी थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब नमाज कुंडली पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे वर्गोत्तम। जब D9 पढ़ाएंगे तो वर्गोत्तम को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं कि जिस राशि में लग्न कुंडली में ग्रह स्थित है, यदि उसी राशि में नमास कुंडली यानी D9 में भी है तो वह ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी भी ब्रीफ में नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग की सहायता से इसको पूरा कर लीजिएगा। आज हर चीज़ की झलक देनी है। अगले क्लास से बस टॉपिक वाइज ही पढ़ाई होगी। जब अष्टक वर्ग आएगा तब अष्टक वर्ग पढ़ेंगे, जो वर्ग चार्ट पढ़ेंगे उसी की पढ़ाई करेंगे। आज थोड़ा ज्ञान आपको आगे की भी होना जरूरी है, इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफ में। अब वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं कि लग्न कुंडली में जिस राशि में ग्रह है उसी राशि में यदि D9 में भी है तो वह ग्रह वर्गोत्तम है। जैसे सूर्य यहां धनु राशि में है, जब इसका हम D9 बनाएंगे, नमाज कुंडली बनाएंगे, अगर सूर्य D9 में भी धनु राशि में ही हो तो सूर्य में अच्छा फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे आपने पढ़ा था कि दिग्वली प्लानेट इज एज गुड एज एक्सॉल्टेड प्लानेट, है ना। उसी प्रकार वर्गोत्तम ग्रह भी स्वराशि और उच्च की राशि की तरह फल देते हैं। डिपेंड करता है कि वे जिस राशि में वर्गोत्तम हुए हैं वे राशि में कितना पावरफुल है। अब ये जुपिटर अगर दिग्बली हो जाए, वर्गोत्तम हो जाए तो ये महाबली हो जाएगा। इसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह उच्च का है और उच्च राशि में वर्गोत्तम हो रहा है, यानी D9 में भी यह कर्क राशि में चला गया है। तो ऐसे जुपिटर को कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे कहता है ना कि लड़का इतना टैलेंटेड है कि इसको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोकेगा, या IIT क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगर जुपिटर वर्गोत्तम हो जाए तो जुपिटर की महादशा में यह जातक दुनिया का जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज पाने के लिए प्रयास करेगा, इसको दे देगा। जुपिटर महाबलवान है। कभी कभी आप देखते होंगे, आप में से 90% लोग कुंडली देखते भी हैं,
भले ही प्रोफेशनल ना हो, बहुत सारे प्रोफेशनल भी हैं। आपके एग्जाम्पल में आता है कि उच्च ग्रह की दशा चल रही है जातक के ऊपर और उसके जीवन से संकट जाने का नाम ही नहीं लेता, है ना। एक कुंडली आई मेरे पास, राहु की दशा चल रही थी, महिला थी, दाम्पत्य सुख बिल्कुल ही खराब चल रहा था। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गई महिला, बहुत सारे लोगों ने उसको ठगा भी, खूब ठगा, बहुत प्रकार के रत्न पहनाया, पूजा पाठ कराया। कहीं से उसको पता चला, मेरे स्टूडेंट से ही रेफरेंस लेकर आई। सभी ने कहा था कि राहु की दशा अब समाप्त होने वाली है, राहु के बाद जुपिटर की दशा आएगी। जुपिटर उसका उच्च का होकर बैठा हुआ था 11th हाउस में, उसकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही थी, 9वीं दृष्टि। कहा गया कि शादी आपकी बहुत अच्छी चलने लग जाएगी, मैरिटल लाइफ खूब बढ़िया हो जाएगा। उच्च का जुपिटर है, उसकी दृष्टि 7th हाउस पे है, सब ठीक हो जाएगा। जुपिटर की दशा गए आए, 2-3 साल निकल गया, स्थिति वैसे की वैसी। जब कुंडली उसकी मैंने देखा तो उच्च का जुपिटर जो D1 में था वह D9 में नीच का था। नमाज कुंडली शादी सुख के लिए इंपॉर्टेंट कुंडली होती है। जैसे लग्न कुंडली को अगर आप शरीर मानते हैं तो नमाज कुंडली को दिल मानिए। अगर किसी का शरीर मजबूत है और दिल कमजोर है तो कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा। शरीर कमजोर है, दिल मजबूत है, यानी नमाज कुंडली मजबूत है, मैरिटल लाइफ की जो गाड़ी है वो अच्छी चलती रहेगी। D9 मेनली शादी सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए देखा जाता है और ग्रहों के बल का आकलन भी D9 से किया जाता है कि कौन सा ग्रह कितना बलवान है। वर्गोत्तम हर चार्ट में होता है, हर डिविजनल चार्ट में आप देखेंगे, लेकिन दूसरे चार्ट में अगर ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो वह सिर्फ उसी चार्ट के लिए शुभ फलदायी होगा। जैसे D3 में हो गया दृष्कान कुंडली में तो भाई बहन के लिए बढ़िया है, D7 सप्तांश में हो गया तो संतान के लिए बढ़िया है, लेकिन नमाज कुंडली में वर्गोत्तम हो गया तो ओवरऑल बढ़िया है। तो उच्च का ग्रह की दशा चल रही है और जातक के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष, ऐसे बहुत सारे कुंडली आएंगे। नीच ग्रह की दशा चल रही है, खूब बढ़िया गाड़ी चल रही है। अब एस्ट्रोलॉजर जो एक आम एस्ट्रोलॉजर हैं, साधारण एस्ट्रोलॉजर, कम पढ़े लिखे, उनको समझ में ही नहीं आएगी बात, वो कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है। अब उनको पढ़ने नहीं आता है तो अपना दोष तो लोग लेते नहीं, दोष मत देते उस पर जो उनको रिप्लाई नहीं देने वाला है, एस्ट्रोलॉजी बेकार है। नीच ग्रह की दशा चल रही है, लड़का गस्टेड अफसर बन गया। इसके पीछे रीजन होता है कि जो नीच का ग्रह है वह जहाँ बैठा है अष्टक वर्ग में अच्छे अंक होंगे। दूसरा, नीच का ग्रह जो है वह वर्गोत्तम होगा, वर्गोत्तम नीच का ग्रह भी अच्छा फल दे लेता है। षोडश वर्ग कुंडली में वह मैक्सिमम वर्ग में अपनी राशि का होगा, उच्च का होगा, मित्र राशि में होगा। तो नीच का ग्रह जो लग्न कुंडली में है वह IAS भी क्वालिफाई करा सकता है। इतना इम्पोर्टेंस है जो आप सब पढ़ेंगे, हर वर्ग के साथ अच्छी तरह पढ़ेंगे। आज तो मैंने एक झलक बताया, इम्पोर्टेंस बताया, जिससे कि आप लोगों का विजन क्लियर हो जाए, समझ पाएँ आप। चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं। मैं 1 मिनट का आपको ब्रेक देता हूँ, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को लिखने का मौका नहीं दिया। कुछ लिख लीजिए, आप लिखना चाहते हैं।
अब सेकंड हाउस को डिफाइन कैसे करेंगे? अब देखिए, इसका सेकंड हाउस अति पीड़ित है, क्योंकि यहाँ जो सेकंड लॉर्ड है, पहले भाव को देखेंगे तो हाउस में दो दो दुर्योग बना हुआ है, सूर्य और राहु, मून और राहु का ग्रहण दोष, मून और शनि का विष योग। इन तीनों में से किसी की दशा आई या इसके लॉर्ड की दशा आई तो यह जातक को दिवालिया बना देगा। जिस हाउस में बैठा है उस हाउस को बर्बाद कर देगा, धन का नुकसान कर देगा। धन का है, वाणी का है तो जातक के वाणी गलत होंगे, गलत वाणी के कारण नौकरी व्यापार सब वह गंवा देगा। परिवार का है तो परिवार से इसको अलग होना पड़ेगा। अब अष्टक वर्ग या डिविजनल चार्ट की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसको बताऊंगा। इसका लॉर्ड भी छठे घर में बैठ गया। अब धन भाव का स्वामी कर्जे के भाव में, शत्रु के भाव में, ऋण के भाव में, सूर्य की दशा में इस जातक के ऊपर कर्ज होगा, दुश्मन बनेंगे, रोग पकड़ेगा। थर्ड हाउस, अब इसका स्वामी दृष्टि को भी देखते हैं हमेशा। भाव का मतलब होता है कि हाउस कैसा है ना? हाउस कैसा है, इसमें अष्टक वर्ग को भी देखेंगे आगे से जब मैं पढ़ा दूंगा। हाउस में यह भी देखेंगे कि दृष्टि किसकी पड़ रही है। जैसे केतु की दृष्टि पड़ रही है और किसी की दृष्टि नहीं है। लग्न पे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही थी। सारा षडबल में जो भी आपने पढ़ा है सबको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल प्रेडिक्शन दीजिएगा। और ये सब एक नज़र में हो जाता है ना? नए नए में लगता है कि इतना सारा काउंट करना है, लेकिन जब आप 2 4 10 कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि राहु की दृष्टि है, जुपिटर की दृष्टि है, राहु कितना बली है, जुपिटर कितना बली है, बस एक नज़र में। अष्टक वर्ग एक बार देख लेना होता है, डिविजनल चार्ट देख लेना होता है। तो एक कुंडली देखने में अगर 1-2 प्रश्न है तो ऑफिस में हम लोग एवरेज आधा घंटा ही लगाते हैं। दूसरे एस्ट्रोलॉजर तो 10 मिनट लगाते, हमें आधा घंटा लगता मिनिमम। और अगर उसको एक्सप्लेन करके बताने भी लग गए तो फिर घंटा भी लगेगा, तो हम केयर नहीं करते। यानी आपके ऑफिस से सेटिस्फाई होकर लोग निकलना चाहिए। अगर आपके ऑफिस से कोई अनसेटिस्फाई होकर निकल रहा है, दुखी मन से निकल रहा है, तो ब्रह्मांड को गलत इमेज जाता है आपका, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपके ऑफिस में आया है तो वह खुद नहीं आया है, हमेशा याद रखिए कि वह भेजा गया है आपके पास। महादशा का स्वामी हो सकते हैं, अंतरदशा का हो सकते हैं, प्रत्यंतर का हो सकते हैं, या उससे भी सूक्ष्म जाएंगे तो सूक्ष्म दशा प्राण दशा होता है, उसका स्वामी हो सकता है। यानी किसी ग्रह ने प्रेरित करके आपके पास भेजा है उसकी भलाई की कामना से। तो जितना भी ज्ञान आपके पास है सभी का उपयोग ईमानदारी से करके और उसके समस्या को दूर करिएगा। ये एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? अगर ये नहीं कर सकते तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। पैसा कमाइए, फीस आप 1100 के बदले 11,000 लीजिए, 21,000 लीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा। ऑफिस में लिख दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए कि आपका फीस 11,000 रुपये है, तो आपके पास 11,000 लेवल वाले कस्टमर आएंगे। पैसा कमाने की इच्छा है, ज्ञान बढ़ाइए, फीस बढ़ा दीजिए। कल को आप अपनी एकेडमी चलाते हैं, मत लीजिए आप 6,000 रुपये 7,000 रुपये, दूसरे की तरह आप 50,000 रुपये लीजिए। बहुत सारे ऐसे एकेडमी चलाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं जो 3 महीने का 50,000 रुपया लेते हैं 24 क्लास का। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। नाम किसी का हम नहीं बताते, जानते हैं बहुत को। बढ़ा दीजिए, लीजिए, लेकिन उसके लिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, है ना? और थर्ड हाउस है, अब इसका स्वामी अपने से तीसरा चला गया। ये तीसरा हाउस है,
1 2 3। मरकरी मंगल की राशि में होने के बावजूद भी एक राजयोग बना रहा है, भावत भावम एक राजयोग है, यानी तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा, यानी इसका लॉर्ड यहाँ आ जाए, सातवें से सातवां यहाँ का लॉर्ड यहाँ चला जाए, तो एक राजयोग का निर्माण कर लेता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड भावत भावम। तो जुपिटर में मरकरी में एक बल बढ़ गया, प्लस जुपिटर की दृष्टि में है, एक बल और बढ़ गया, शुभ ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई, तो मरकरी अच्छा फल देने की स्थिति में है। एक निगेटिव पॉइंट है कि यह एनिमी के घर में बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बली नहीं है, लेकिन मरकरी मित्र का कारक होता है। 3rd हाउस से मित्र भी देखते, 11th हाउस से भी देखते, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, कभी बता दूंगा। तो ये अच्छा दोस्त देगा, दोस्त के से इसको सहायता मिलेगी, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी दोस्त होंगे। 3rd हाउस पराक्रम का है, तो पापी ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति लड़ाका बनता है या गलत कर्मों में अपना हिम्मत लगाता है, परिश्रम लगाता है, लेकिन शुभ ग्रह का प्रभाव है, मरकरी का प्रभाव है, तो यह पढ़ने लिखने में मेहनत करेगा, यानी दिन रात पढ़ाई कर सकता है। किसी से पंगा लेने के पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि बुद्धिजीवी ग्रह है, पंगा दिलाने वाला। तो हर ग्रह अपने अनुसार फल देते। 3rd हाउस का फल अच्छा है, जातक मेहनती है, लेकिन धूप में मेहनत करने वाला नहीं है। धूप में मेहनत पापी ग्रह कराएगा, क्रूर ग्रह कराएगा। जुपिटर मरकरी इन हाउस मेहनती, जैसे ही एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, और ऐसे एस्ट्रोलॉजर दिन रात पढ़ेंगे, टैलेंटेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तो इस प्रकार प्रेडिक्शन करते। दृष्टि किसी का नहीं है। 4th हाउस बहुत पावरफुल है। वीनस मालव नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण कर रहा है, अति पावरफुल। ये जिन 2 हाउस का स्वामी है, 4th हाउस और 11th हाउस, वीनस की महादशा में इसकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जीवन में जो भी अधूरी इच्छाएं थी सब पूरी हो जाएगी। श्रेष्ठ जनों का सहयोग मिलने लग जाएगा। समय जब अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और समय जब बुरा चलता है, बुरे ग्रह की दशा चलती है, तो सगा व्यक्ति भी, शुभचिंतक भी किसी न किसी कन्फ्यूजन के कारण मुंह मोड़ लेते हैं, यानी दुश्मन बन जाते, न्यूट्रल हो जाते। जिनका आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए था वे न्यूट्रल हो जाएंगे। समय बहुत बलवान है, और यह एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, समय को अपने अनुकूल करने की कला सिखाता है, ज्ञान देता है आपको, है ना। इसलिए इसको प्रकाश का देवता बोलते हैं ना। यानी जिस प्रकार का भी अंधेरा है संसार में, आपके जीवन में, समाज में, परिवार में, उसको प्रकाशित कर देता है, यानी उस अंधेरे को दूर कर देता। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सब जानते हैं आप। 4th हाउस अति पावरफुल है, लग्जरियस लाइफ देगा, हर प्रकार का सुख देगा, अच्छी गाड़ी देगा, अच्छा मकान देगा, हर प्रकार के वैभव देगा जीवन में, अगर इसकी दशा आ गई। दशा नहीं मिली तो अंतरदशा में भी देगा, थोड़े पीरियड के लिए, प्रत्यंतर दशा में और थोड़े पीरियड के लिए देगा। 5th हाउस, मरकरी के बैठने से 5th हाउस में शुभता आ गई, जुपिटर की दृष्टि होने से 5th हाउस में शुभता आ गई, लेकिन इसका लॉर्ड अति कमजोर है, सूर्य से अस्त होकर पड़ा हुआ है। तो मरकरी या जुपिटर अपनी ताकत से स्त्री संतान दे सकता है। अभी मैंने बताया था आपको कि जब तक 5th लॉर्ड भी सपोर्ट नहीं करेगा, पुत्र संतान नहीं हो सकता है। थोड़ा ना थोड़ा उसका सपोर्ट चाहिए। जो ग्रह अस्त हो जाता है वह बिल्कुल ही कमजोर माना जाता, अच्छा फल नहीं दे पाता। तो ये कमजोर है और अपने दुश्मन की दृष्टि में है। राहु की 5वीं दृष्टि है। राहु अति पापी है, शनि के साथ होने के कारण शनि का भी प्रभाव ले रखा है। क्रूर ग्रह के हाउस में है। राहु अधिक डैमेज कर रहा है सूर्य और मार्स को, हालांकि दुश्मन को नहीं टिकने देगा राहु।
तो इसको पुत्री संतान हो सकता है, पुत्र नहीं होगा। छठा घर, दुश्मन इसके सामने नहीं टिकेगा, माने अकेला सूर्य भी होता, मंगल भी होता, राहु की दृष्टि भी होती, तब भी दुश्मन इसके सामने नहीं टिकेंगे। लेकिन कर्जा देगा, दुश्मनी देगा। 7th हाउस, जुपिटर की दृष्टि होने के कारण इसका तलाक नहीं होगा, लेकिन 7th हाउस बहुत कमज़ोर है। राहु और मंगल यानी पापकत्री दोष में है, दोनों तरफ पापी प्लानेट। पापकत्री दोष आप सभी जानते हैं, जहां आप रहते हैं, जिस मकान में हैं, दोनों तरफ पापी व्यक्ति है, दुष्ट बुरे विचार वाले लोग, या चोर हैं, डकैत है, किडनैपर हैं। तो आप चाहे जितने संत हैं, जितने मिलनसार हैं, कंफर्टेबली उस घर में आप नहीं रह पाएंगे, यानी वो हाउस कमज़ोर माना जाता है। दोनों तरफ पापी के होने के कारण ये हाउस कमज़ोर है, और इसका स्वामी अपने से 8वां चला गया, यह भी एक निगेटिव पॉइंट है, शनि। और वहाँ जाकर ये डबल दुर्योग का निर्माण कर दिया। राहु और शनि एक प्रकार के पितृदोष का निर्माण करते। शनि और चंद्रमा अभी 20 योग आपने पढ़ा है। तो मैरिटल लाइफ इसका बहुत खराब है। इसकी पत्नी बहुत कड़वा वाणी बोलने वाली है, चूँकि पत्नी का वाणी ये है, जैसे हमारा वाणी ये है, तो पत्नी की वाणी ये है, या पति की वाणी ये है। यहाँ कड़वा बुलवाने वाला अग्निकारक ग्रह केतु बैठा हुआ है, इसका स्वामी भी शनि है, यहाँ चला गया। तो पत्नी के गलत वाणी के कारण परिवार से अलग होने का योग परिवार के घर में चला गया। परिवार से अलग होने का योग और पत्नी के कारण धन हानि का योग, धन का भी नुकसान होगा। लेकिन तलाक नहीं हो सकता, चूंकि जुपिटर की दृष्टि है, तलाक नहीं होने देगा। गाड़ी खटपट खटपट चलती रहेगी, रुकती रहेगी, चलती रहेगी, हर स्टेशन पे रुक जाएगी गाड़ी, लेकिन चलती रहेगी। जुपिटर पावरफुल है। केतु यहाँ बैठा हुआ है, जो चोट एक्सीडेंट दिलाता है, और 8th हाउस हर प्रकार के आपदा का भाव होता है। तो इसको केतु की दशा में या शनि की दशा में गाड़ी वगैरह संभल कर ड्राइविंग करनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के रिस्क से बचना चाहिए। बहुत बड़े नुकसान की संभावना को ये दिखा रहा है। 9th हाउस बहुत पावरफुल है, यानी धर्म जातक में समाहित हो गया। जातक धार्मिक है, ईश्वर को मानने वाला है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है, पिता का सम्मान करने वाला है, भाग्यबली है। तो भाग्य इसको हर जगह बचा देगा, क्योंकि इसका लॉर्ड जुपिटर उच्च का हो गया और 9वीं दृष्टि भी दे रहा है, जो उसी का घर है। तो 9th हाउस बहुत पावरफुल है। 9th हाउस के पावरफुल होने के कारण, यानी ये सब जो दुर्योग हैं वे बहुत हद तक कम हो जाएंगे। कम इस रूप में हो जाते कि जैसे आपका खर्चा है 90,000 रुपीज़ और सैलरी 1 लाख आ रही है, तो पता नहीं चलेगा। 10 लाख खर्चा है, 11,000 रुपया, 10 लाख खर्चे हैं, 11 लाख की आमदनी हो रही है, पता नहीं चलेगा, 2 पैसे बचे ही रहेंगे। ठीक है ना। तो उस प्रकार लाभ हानि को जोड़ना बहुत आसान होता है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। जितना पढ़ेंगे वो एक नज़र में जुड़ जाएगा। मैंने बताया आपको कि ऑफलाइन में एवरेज आधा घंटा लगता है कुंडली देखने में। ये सारा जितना हमने बताया आपको, ये सब आधे घंटे में कैलकुलेट हो जाता है। भले ही जो आए हैं दिखाने के लिए वे आधा घंटा और बैठे रह जाएं, उनको भगा तो नहीं सकते, क्योंकि अच्छी बातें ही करते, अच्छी बातें ही पूछते, और भगवान ने यह ज्ञान उनको प्रकाशित करने के लिए ही दिया गया है ना। ऑफलाइन में हम लोग जनरली घंटा लगाते, बट डिटेल्स जब आपसे मंगाते हैं तो कम से कम 1 घंटा एवरेज लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता, सेम डेज टाइम नहीं रहता, तो अगले दिन उनको कुंडली देखकर बताते, अधिक मौका मिल जाता है देखने का। हर पहलू को बड़ी अच्छी तरह देख लेते हैं। ऑफलाइन में अगर 1 घंटा लगाएंगे तो उठकर भाग जाएगा कस्टमर। वो यह समझेगा कि इनको कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं क्या याद कर रहे हैं मन ही मन, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं।
अमुक पंडित जी तो 5 मिनट में धड़ 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 बोलने लग गए थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पता नहीं ये भारती जी क्या कर रहे हैं, आधा घंटा लगा दिए, कुछ भूल ही नहीं रहे हैं, है ना। यह भी देखना पड़ता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। ये सब चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि आप सभी वावी भावी एस्ट्रोलॉजर हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की अपनी एस्ट्रोलॉजी की दुकानें हैं, और आज नहीं हैं तो प्रभु कल देंगे, और नहीं तो आप समाज का भला करने के लिए ही इस विद्या का उपयोग करेंगे। इसलिए पर्सनल बातें भी शेयर कर लेते, जिससे कि आपका अनुभव बढ़े कि दुनिया क्या चाहती है या देश काल परिस्थिति क्या कहता है। ठीक है, ये भाग बली है, भाग इसको कॉपरेट करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4, तो मंगल का भी असर आएगा, मंगल भी अपने अनुसार प्रभावित करेगा, लेकिन इसका मित्र है और इसी के घर में बैठा हुआ है, बुरा नहीं करेगा। 10th हाउस, अब इसका स्वामी 6ठे घर में चला आया, सूर्य के साथ अस्त हो गया, तो चेंज ऑफ प्रोफेशन को यह दिखाता है। जब 10th लॉर्ड कमज़ोर होता है तो जब तक को कैरियर में ऊंचाइयां नहीं मिलती, और वह कैरियर बदलते रहता है, आज ये नौकरी किया, कल छोड़ दिया, आज ये व्यापार किया, बंद कर दिया, है ना। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वह आप जैसे धर्मज्ञ के पास अपनी कुंडली दिखाकर उसका रेमेडी नहीं कर लेता, तब तक चलता रहेगा। 10th हाउस कमज़ोर है, हालांकि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है जुपिटर, चूंकि इसका यह कारक है, कारक को भी देखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ अगेन मैं बता रहा हूँ कि यही मंगल अगर वर्गोत्तम हो जाए तो इसकी कमी को वह पूरा कर लेगा। सिर्फ लग्न कुंडली से विश्लेषण कर रहे हैं, चूँकि अभी मैं लग्न कुंडली आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे चीज़ सब जोड़ते रहेंगे तो 3 घंटा इसी में लग जाएगा, है ना। अब ये मंगल वर्गोत्तम हो गया, या D10 में ये पावरफुल स्थिति में है, वहाँ भी वर्गोत्तम है, यानी मंगल धनु राशि में है, D10 में भी धनु राशि में है, D9 में भी अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ डिफिनीशन बदल जाएगा जो आप आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ लग्न कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, D1 पढ़ना है, D1 में पढ़ा रहा हूँ। 11th हाउस बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसका स्वामी वीनस अति पावरफुल है, इस पे किसी की बुरी दृष्टि भी नहीं दिख रही। यहाँ शनि की दृष्टि है 1 2 3, लेकिन शनि इसका बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि वीनस का दोस्त है और शनि की उच्च दृष्टि है। हालांकि शनि में ज़्यादा बल नहीं है, दृष्टि बल भी आप सभी जानते होंगे। जैसे आप अपने मित्र को देख रहे हैं, लाभ आप पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप में ताकत ही नहीं है लाभ पहुंचाने का। जैसे अभी मान लीजिए कि कोरोना में उसकी नौकरी चली गई है, व्यापार ठप पड़ गया है, बड़ी मुश्किल से भी 2 वक्त की वह रोटी नहीं खा पा रहा है, आपको मालूम है, लेकिन आपकी भी स्थिति ऐसी ही है, मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो जानते हुए भी आपके नज़र के सामने आपके मित्र भूखे रहेंगे। आप सिर्फ उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, इनका भी रोजगार ठीक कर दो, लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि 10-20 हज़ार से आप उसकी मदद कर सकें। तो शनि की यहाँ यही स्थिति है, मदद करना चाहता है अपने मित्र को, उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन यह अति कमज़ोर है, मदद नहीं कर पाएगा। ट्वेल्थ हाउस, इसका लॉर्ड पुत्र के घर में बैठ गया, खर्चे का स्वामी संतान के घर में, संतान पे खर्चा कराएगा। संतान के एजुकेशन पे इसका बहुत सारा खर्च होगा पैसा। छः 8 12 का स्वामी जहां भी बैठेगा उस हाउस को कमजोर करेगा। ये सब आप रूल जानते हैं
जितने रूल आप जानते हैं, जैसे केंद्र त्रिकोण का स्वामी अच्छा फल देता, 6, 8, 12 का स्वामी अच्छा फल नहीं देता, 6, 8, 12 में प्लेस्ड प्लानेट अच्छा फल नहीं देते। जितनी चीज़ें कुंडली के विश्लेषण के लिए आपने लग्न चार्ट में पढ़ा है, महादशा, अंतरदशा, उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, दृष्टि बल, राजयोग, दुर्योग, जो भी आपने पढ़ा है, these all rules are applicable in divisional chart। ठीक है, वह डिविजनल चार्ट जिन बातों के लिए है, उन बातों के लिए उसका इम्पोर्टेंस लग्न चार्ट से भी ज़्यादा है। वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। अभी बहुत ज़्यादा बता देने पे आप लोग परेशान हो जाएंगे, जब लिख कर अच्छी तरह बताऊंगा तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। एक खर्चे का स्वामी संतान के घर में बैठ गया तो संतान पे खर्चा कराएगा। अब इसकी जैसी प्रकृति है वैसा खर्चा। खर्चे के और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन पे भी खर्चा कराएगा ये। और दृष्टि, हाँ, दृष्टि जुपिटर की पड़ रही है, दोनों ज्ञानी ग्रह है। तो इस प्रकार 12 के 12 हाउस का हम विश्लेषण इस प्रकार करते हैं। बहुत ब्रीफ में मैंने बताया, हालांकि इसको भी बताने में इतना समय लग गया। इसी प्रकार हर कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आपको कुछ नोट डाउन करना है तो करिए, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। कुछ भी पूछना है आप पूछिए। गुरु जी, अशोक बोल रहा हूँ। हाँ, 8वें घर में केतु है। हाँ, जो कि ओब्वियसली एक्सीडेंट दे सकता है अचानक से, अगर उसकी कोई दशा या अंतरदशा आ गई। बट उसमें शनि, अपने घर का स्वामी शनि की दृष्टि है तो बचाव कर देगा, ऐसा लग रहा है ना। जैसे बट उसमें मंगल की भी दृष्टि आ रही है, उसकी चौथी दृष्टि, तो नुकसान भी करवा सकता है। पापी प्लानेट की दृष्टि 8th हाउस पे अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल भी अग्नि कारक ग्रह है, चोट एक्सीडेंट का कारक है। मंगल जो चोट एक्सीडेंट देता है वह केतु भी देता है। दोनों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती।